हाँ जी। तो हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या पढ़ लिए हैं, देखिए मैंने आपको कहा था ना कई सारे ग्लैंड पढ़ने होते हैं इस चैप्टर में। पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या किया, सारे ग्लैंड्स के नेम बताया कि नहीं बताया है। और नेम के साथ ही सारे ग्लैंड के मैंने ओरिजिन भी बताया था, याद करो। ओरिजिन भी बताया था, याद है। मैंने कहा था देखो सिंपल फंडा, ओरिजिन में या तो एक्टो होगा, या तो मीजो होगा, या तो एंडोडर्मल होगा। मैंने कहा था सीधा फंडा है, जो भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ग्लैंड होगा वो सब क्या हो जाएगा, एक्टोडर्मल हो जाएगा। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन ग्लैंड था याद करो। पहले हाइपोथैलेमस तो खुद नर्वस सिस्टम का पार्ट है, हटाओ। पिट्यूटरी ग्लैंड नर्वस सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड है कि नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड तो कैसा ओरिजिन हो गया है, एक्टोडर्मल। चलो, इसका पीनियल ग्लैंड ब्रेन से रिलेटेड है कि नहीं है, हो गया। इसके बाद एड्रीनल मेडुला में डायरेक्ट कनेक्शन है किसका, नर्वस सिस्टम का, एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला, तो ये तो क्या हो गए, एक्टोडर्मल। फिर मैंने कहा था एड्रिनल कॉर्टेक्स मीजोडर्मल होते हैं, एड्रिनल मेडुला तो क्या हो गया, एक्टोडर्मल। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या हो जाते हैं, मीजोडर्मल। इसके अलावा गोनेट्स और टेस्टिस जो भी हैं, मतलब गोनेट्स टेस्टिस ओवरी, ये सब क्या हो जाएंगे, मीजोडर्मल। तो लिख देता हूं मैं, मतलब गोनेट्स, उसमें टेस्टिस भी आ गए और ओवरी भी आ गए। ठीक है। अब बात करते हैं जो बच गए, वो क्या कौन हो गए, जो बच गए सब एंडोडर्मल हो गए। ठीक है, तो ओरिजिन में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, तो मैंने नेम बताया, ओरिजिन बताया। फिर मैंने कहा कि ग्लैंड वो होते हैं जो हार्मोन क्रिएट करते हैं। फिर मैंने आपको हार्मोन के क्लासिकल डेफिनेशन समझाया, और हार्मोन का मैंने आपको केमिकल नेचर समझाया, और फिर मैंने आपको हार्मोन का जो एक्शन का मैकेनिज्म है वो समझाया, लिपिड वाला भी और प्रोटीन वाला भी। फिर मैंने आपको एक एक करके ग्लैंड पढ़ाना शुरू कर दिया था। और इसी संदर्भ में मैंने आपको पहला ग्लैंड क्या पढ़ाया, पूरा का पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, एंटीरियर भी पढ़ाया, पोस्टीरियर भी पढ़ाया। इसी बीच में थोड़ा बहुत मिडिल पिट्यूटरी का भी चर्चा कर दिया, एमएसएच याद करो। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, याद आ रहा है, मिलेनोसाइट को स्टिमुलेट करेगा मेलेनिन पिगमेंट बनाने के लिए। ह्यूमन में तो मेलेनोसाइट ही कहलाएगा, लेकिन लोअर वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट के अंदर जो चीजें मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग क्रोमेटोस्पोर, या तो क्रोमेटोसाइट। याद आया। तो ये सब बातें हम कर चुके हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। ठीक है, आज हम इसके बाद हमने हाइपोथैलेमस की भी बातें कर दी, याद आया। तो इतने सारे चीज आपके खत्म होने के बाद आज हम अगला ग्लैंड उठा रहे हैं, और अगला ग्लैंड हमारा कौन सा है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, बहुत नाम सुना होगा आपने लोग थायराइड ग्लैंड। सबसे पहली बात थायराइड ग्लैंड के बारे में, सबसे पहला बात इसका ओरिजिन क्या होगा, अभिषेक बताओ, इसका ओरिजिन क्या होगा थायराइड ग्लैंड का, जल्दी बोलो अभिषेक। सर मिडिल ये क्या बोलते हैं, बोल रहे हैं। माइक पहली बात तो ऑन करो, स्टार्टिंग से तुम्हारा ये आदत रहा है बिना माइक बंद करके आंसर देने का। माइक ऑन करो। नो सर। हाँ। सर आंसर नहीं दे रहे थे, वो माइंड में नहीं आ रहा था क्या, नाम। हाँ बोलो ओरिजिन बोलो इसका, अभी जस्ट बता के मिटाए हैं। सर इंडो। एंडोडर्मल, क्योंकि बाकी जो नहीं बताया वो सब एंडोडर्मल में आ जाएगा। तो ओरिजिन में तो कोई लफड़ा होना ही नहीं चाहिए कभी भी, एंडोडर्मल इन ओरिजिन। चलो अब पोजीशन हम बताते हैं, ठीक है। देखो अभी तुम लोग को रेस्पिरेटरी सिस्टम हम नहीं पढ़ाए ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग का जो एयर पाइप होता है वो होता है ट्रेकिया। क्या होता है, ट्रेकिया। तो लो ये मान लो क्या है, ट्रेकिया है। अरे यार, एक सेकंड रुक जाओ। ये क्या है, ट्रेकिया, लंबा सा पाइप होता है ट्रेकिया। ट्रेकिया का जो अपर पार्ट होता है, थोड़ा सा सॉलिड पार्ट भी होता है इस टाइप से। ठीक है, ये होता है लैरिंग्स। ये क्या लैरिंग्स है, जिसमें वोकल कोड भी होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां पे। ठीक है, ये क्या लैरिंग्स है। लैरिंग्स होता है साउंड बॉक्स, इसमें वोकल कॉर्ड होता है जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। और ये क्या है, ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया। ठीक है, तो ट्रेकिया का ये अपर मोस्ट पोर्शन होता है लैरिंग्स। तो यहीं पे इस तरीके से देखो, मैंने आपको बोला था ये हमारी बॉडी है, ये हमारा यहाँ पे ये आप देख रहे हो, ये पूरा ये मेरा पूरा ट्रेकिया, यहाँ तक ट्रेकिया है। और यहाँ पे मेरा वक्कल कोड। ठीक है, तो जस्ट यहीं पे वक्कल कोड के पास, जस्ट यहीं पे मतलब लैरिंग्स के पास। आगे से मैंने कहा बड़े बॉडी का वेंट्रल पोजीशन है, आगे से वेंट्रल और पीछे से डोर्सल। जब आप आगे से इंटरनली यहाँ पे देखोगे तो आगे से साइड में एगो इधर और एगो इधर, क्या बोला मैंने, एक इधर एक इधर, दो लोब रखे हुए हैं। लोब मतलब समझते हो ना, लोब इस टाइप से होता है, देखो बना रहे इस टाइप से, एक लोब इधर और एक लोब इधर। और ये दोनों लोब एक एक स्टॉक से जुड़े हुए हैं ऐसे, जैसे बटरफ्लाई नहीं होती है एच शेप, या बटरफ्लाई बोलो, लोब इस प्रकार का है देखो इस टाइप से।
ठीक है, इस टाइप से। और ये बीच में क्या है, स्टॉक है। ठीक है, अब समझना ध्यान से, ये जो लोब आपको दिख रहे हैं, साइंटिस्टों ने पता किया इस लोब में बहुत सारे क्या है, ग्लैंडुलर सेल है। क्या है, ग्लैंडुलर सेल, मतलब क्या, हार्मोन बनाने वाले सेल है। अब उसका अरेंजमेंट किस प्रकार से, वो भी अभी हम पढ़ने वाले हैं। और जो ये बीच में खंभा आपको दिख रहा है स्टॉक, इसमें एक ग्लैंडुलर सेल नहीं है, ये नॉन ग्लैंडुलर सेल है। ये नॉन ग्लैंडुलर सेल है, ग्लैंडुलर सेल नहीं है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये वन लोब हुआ ना, वन लोब। और ये क्या हुआ, अगेन वन लोब। और ये दोनों लोब एक स्टॉक से जुड़ा हुआ है, एक स्टॉक मतलब खंभा टाइप स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। इस स्टॉक को यहाँ बोलेंगे स्थमस। क्या बोलेंगे, स्थमस। तो स्थमस, इस दोनों, अब इसको हम बोलेंगे थायराइड वन लोब। ये थायराइड ग्लैंड का वन लोब है, और ये भी थायराइड ग्लैंड का दूसरा लोब है। ठीक है, और दोनों लोब को कौन जोड़ रहा है, स्थमस। और इस पूरी स्ट्रक्चर को एक साथ मिला के बोलेंगे थायराइड ग्लैंड। तो मुझे बताइए, पहली बात तो आप स्ट्रक्चर में क्या बोलेंगे कि थायराइड ग्लैंड इज बायलोब्ड। क्या बोलेंगे, बायलोब्ड। दो ग्लैंड नहीं है, एक ही ग्लैंड के दो लोब हैं, और दोनों लोब इस ट्रेकिया के जो अपरमोस्ट पोर्शन है, लैरिंग्स, वहां पर आगे से, मतलब ये कौन सा डायग्राम है, वेंट्रल व्यू है। ये फिगर आगे से देख लो आप, पीछे से नहीं दिख रहा है, ये वेंट्रल व्यू है। तो आगे से जब आप देखोगे तो आपको ये दोनों लोब दिख जाएंगे, और आगे से आपको क्या दिखेगा कि दोनों लोब को कौन जोड़ रहा है, स्थमस। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें ये वाला लोब हो या ये वाला लोब हो, ये दोनों कैसे हैं, ग्लैंडुलर है, मतलब हार्मोन बनाने वाले हैं। अभी उसका सेक्शन भी पढ़ेंगे हम। ये भी कैसे हैं, ग्लैंडुलर है। लेकिन ये जो है, ये नॉन ग्लैंडुलर है। ये कैसा है, नॉन ग्लैंडुलर, कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, नॉन ग्लैंडुलर है। मतलब ये कोई हार्मोन बनाने वाला पार्ट नहीं है। हार्मोन ये बनाएगा और ये बनाएगा। ठीक है, चलो अब पोजीशन बता दो, आप ही बता दो पोजीशन कहाँ है, एट अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यस और नो। और उसमें भी कहाँ, एट वेंट्रल साइड, यस और नो, एट वेंट्रल साइड। वेंट्रल में भी कहाँ, थायराइड ग्लैंड का लोब किधर से है, साइड, किनारे से, वेंट्रोलेटरल। ये कितने लोग समझ पाए, देखो आगे तो है ही, आगे से तो है ही, उसमें भी किनारे से, ऐसा नहीं कि मिड में है, आगे तो है ही, किनारे से है, तो वेंट्रोलेटरल साइड में है। तो आई थिंक इसकी ओरिजिन, इसका पोजीशन और इसका स्ट्रक्चर क्लियर होगा। इसके पहले ही मैंने आपको एक बात बता दिया है, अगर आपसे पूछे कि एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है, तो सबसे बड़ा ग्लैंड पूछे तो आंसर क्या जाता है, लीवर, याद है, सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर। सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन, ये सब बता रखा। सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड पीनियल ग्लैंड, और सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड, आंसर थायराइड। याद आ रहा है, कुछ याद आया। तो एक बात तो ये कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, नॉट ग्लैंड। अगर लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा, लीवर। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। स्ट्रक्चर कैसा है, बायलोब, दोनों लोब को कौन जोड़ता है, स्थमस। पोजीशन कहाँ है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अपर मोस्ट पोर्शन पे, आगे से, वेंट्रल पोजीशन में, किनारे से, लेटरल में, ओरिजिन एंडोडर्म। आई थिंक आपको इसका ओरिजिन तो समझ में आ गया होगा, स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब ये पर्टिकुलर थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, मैं आपको बताऊंगा अभी। ये पर्टिकुलर थायराइड ग्लैंड क्या, कौन से इंटरनल पार्ट हार्मोन बनाते हैं, उसका अरेंजमेंट कैसा है। तो इस चीज को जानने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो आप, ये जो थायराइड लोब देख रहे हो ना, इस थायराइड लोब का अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर सेक्शन कट करने जा रहे हैं। काट लें इसको, काट लें। तो ये जो ट्रांसफर सेक्शन कट करके निकलेगा, वही मैं आपको, ये टीएस, ये आपने काटा, इस टीएस को मैं आपको अगले स्लाइड पे पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए, ये इस स्लाइड में अगर आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन होता आप बोल सकते हैं। अभिषेक, नो सर। अतीक, नो सर। ज्योति, नो सर। रिभा। नो सर। चलिए, अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर मैं आपके सामने दिखा दूं। देखो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर जब आप काटोगे ना, तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, दिखा रहा हूं। देखो ऐसे ऐसे बड़े बड़े ग्रुप दिखेंगे, ठीक है, कहीं पे बड़ा ग्रुप दिखेगा तो कहीं पे छोटा दिखेगा, लाइक दिस। देखो कहीं पे अधूरा दिखेगा तो कहीं पे पूरा दिखेगा, इस टाइप से।
क्योंकि आपने ट्रांसफर सेक्शन कट किया है तो जरूरी थोड़े कि आपको पूरा सेक्शन दिख जाएगा। कहीं पे बड़े बड़े गोल गोल सेल दिख रहे हैं, कहीं पे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ बेसिकली क्या बात चल रही है। आपने ट्रांसफर सेक्शन कट तो कर लिया, अब उसका देखो गौर से। उसमें आपको ये बड़े बड़े गोल गोल जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, हाँ दिख रहे हैं। इसमें सेल है, कौन से सेल है अभी नाम बताऊंगा इसका। देखो एक बात भेजे में ठूस लो, बायोलॉजी में खासकर जूलॉजी में कहीं पे भी ग्रुप ऑफ सेल्स इकट्ठा करके अगर कोई स्ट्रक्चर बनाता है तो उस ग्रुप ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फॉलिकल। क्या बोलते हैं? फॉलिकल। तो ये क्या हो गया? फॉलिकल। क्या ये थायराइड ग्लैंड का फॉलिकल है? यस। तो इसको आप क्या बोलेंगे? थायराइड, थायराइड फॉलिकल। अब थायराइड फॉलिकल में एक एक ये क्या है? ये है फॉलिकुलर सेल। और फॉलिकुलर सेल क्या होता है पता है? जहां पे ग्रुप ऑफ सेल्स कवर करके फॉलिकल बनाते हैं तो उसके ईच सेल को बोलते हैं फॉलिकुलर सेल। तो क्या इसको हम थायराइड फॉलिकुलर सेल बोलेंगे? हाँ, क्या दिक्कत है? थायराइड फॉलिकुलर सेल। मुझे बताओ, उसके अंदर एक कैविटी बनकर तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या इस कैविटी को हम थायराइड फॉलिकुलर कैविटी बोल सकते हैं? हाँ, क्या दिक्कत है? फॉलिकल का मतलब क्या? ग्रुप ऑफ सेल। थायराइड फॉलिकुलर कैविटी बोल सकते हैं, हाँ। अब देखो ऐसे कई सारे फॉलिकल है, एक नहीं मेनी फॉलिकल। अब जैसे देखो यहाँ पे भी फॉलिकल है, लेकिन मेरे ट्रांसफर सेक्शन में वो फॉलिकल कंप्लीट नहीं आ पाया, नहीं आ पाया तो नहीं आ पाया। हमने ट्रांसफर सेक्शन जहां तक का कट किया वहीं तक का नहीं दिखेगा, लेकिन ये भी पूरा सेक्शन होगा। ठीक है, हमने तो एक पर्टिकुलर व्यू कट किया है ना जी। मान लो कि मैंने इस एरिया को कट किया इतना बाय इतना को, तो मेरे इतना बाय इतना एरिया में जितना आ पाया उतना हमने दिखाया है, सिंपल सी बात है। तो अब तुम बोलोगे सर थायराइड फॉलिकल के बीच बीच में ये क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू है जो इस अलग अलग थायराइड फॉलिकल को जोड़ के रख रहा है। ये क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। और इसका क्या नाम हम देंगे? इसका नाम हम देंगे स्ट्रोमा। क्या नाम देंगे? एस्ट्रोमा। क्या नाम दिया? एस्ट्रोमा। तो एस्ट्रोमा का मतलब कई जगह आपको वर्ड यूज होगा, मैट्रिक्स में भी, मतलब कि इसमें क्लोरोप्लास्ट में भी एस्ट्रोमा वर्ड यूज होता है, तो आप कंफ्यूज ना हुआ, ऐसे वर्ड लगा लो, थायराइड एस्ट्रोमा, बस क्लियर। अरे यार वाई छूट जाता है बार बार यार, वैसे दुश्मनी है मेरी। थायराइड एस्ट्रोमा, ठीक है। हाँ, अब देखो इस थायराइड एस्ट्रोमा में भी कुछ स्पेशलाइज सेल्स है, ये देखो ग्रुप ऑफ सेल्स, लेकिन फॉलिकल नहीं बनाया है। अरे नहीं, ये फॉलिकल नहीं बनाया, ठीक है। तो फॉलिकल बनाते तब ना, मतलब गोल गोल स्ट्रक्चर बनाते हैं तब ना। तो ग्रुप ऑफ सेल्स है, इसको बोलेंगे पैरा फॉलिकुलर। फॉलिकल नहीं, पैरा फॉलिकुलर सेल्स। पैरा मतलब होता है फॉलिकल के चारों ओर, ठीक है। देखो फॉलिकल के चारों ओर है ना, मतलब कि उसके सराउंडिंग में पैरा फॉलिकुलर सेल। पता है इसी पैरा फॉलिकुलर सेल का एक और नाम है सी सेल। सी सेल क्यों बोला है अभी समझा दूंगा। इतना ध्यान रखो कि C4 कैल्शियम है, यहाँ पे C4 कैल्शियम है, ठीक है। अभी सबके काम बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। चलो तो एक बार फिर से मैं बता दूं, देखो ये गोल गोल क्या है? थायराइड फॉलिकल। उसमें ईच सेल, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये थायराइड फॉलिकल सेल है। उसके अंदर कैविटी, ये क्या है? थायराइड फॉलिकल कैविटी है। उसमें गुलाबी वाला कौन है? गुलाबी वाला पैरा फॉलिकुलर सेल या सी सेल है, ठीक है। और ये हरा वाला पूरा स्ट्रक्चर क्या है? एस्ट्रोमा। एस्ट्रोमा में क्या? कनेक्टिव टिश्यू और क्या? कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अब मुझे एक बार बताओ, थायराइड एक ग्लैंड है, उसको ब्लड सप्लाई गई कि नहीं गई होगी? हाँ भाई गई होगी ना। तो क्या मैं ब्लड वेसल्स बना दूं? बना के कोई गुनाह कर दूंगा क्या? लो ब्लड वेसल्स बना देता हूँ भाई। ब्लड कैपिलरी तो एंटर कर रहे होंगे ना उसमें, लो इस ब्लड वेसल्स का मैं ब्रांचिंग कर दे रहा हूँ। देखो सेल के पास जा रही है ब्लड कैपिलरी, है इधर इधर भी पहुंच रही है, ये ब्लड कैपिलरी है। और आपको पता है ब्लड कैपिलरी के ही माध्यम से क्या क्या आता है? फूड आता है, हार्मोन आता है, मेनी मोर आता है कि नहीं आता है? एक सेकंड रुक जाइए। हम्म, फालतू में बचता रहता है। चलिए तो अब मैं बता रहा हूँ क्या कि ये ब्लड कैपिलरी वगैरह है, ठीक है। ब्लड कैपिलरी है, उसके ब्रांचिंग अदर में चले गए ब्लड कैपिलरी, ठीक है। चलिए ये आपको इंटरनली दिखेगा। तो ये फिगर क्या है? ये फिगर है बेसिकली, फिगर किस चीज का फिगर है? टीएस ऑफ क्या? थायराइड लोब। थायराइड के लोब का टीएस है। एक तरफ का मैंने काट के आपको दिखाया, दोनों तरफ ऐसा ही होता है, ठीक है। जिनमें बहुत सारे थायराइड फॉलिकल होते हैं, उसके अंदर फॉलिकल कैविटी होता है। अब सुनना ध्यान से, स्ट्रक्चर क्लियर तो फंक्शन भी क्लियर हो जाएगा थायराइड का। मैं कह रहा हूँ थायराइड
का दो काम, ये दो हार्मोन बनाता है। कहाँ गया? ये थायराइड दो हार्मोन बनाता है, मैंने पहले भी बोला था, याद करो। मैंने कहा था थायराइड एक बनाता है क्या, आयोडीनेटेड हार्मोन, याद है, आयोडीन वाला, आयोडीनेटेड हार्मोन, कुछ याद आ रहा है क्या? और एक मैंने बोला था कि थायराइड बनाता है नॉन आयोडीनेटेड हार्मोन, कुछ याद आ रहा है? अरे बोलो। मैंने कहा था जो आयोडीनेटेड हार्मोन उसका नाम है थायरोक्सिन, याद आ रहा है? और जो नॉन आयोडीनेटेड हार्मोन है मैंने कहा था उसका नाम है टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। ये आयोडीनेटेड हार्मोन है और ये नॉन आयोडीनेटेड हार्मोन है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर बात तो समझ में आ गई कि दोनों बनते हैं थायराइड लोब के अंदर ही है, लेकिन सर थायरोक्सिन कौन बनाएगा और ये नॉन आयोडीनेटेड हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन कौन बनाएगा? तो समझो मेरी बात, ये रहा स्ट्रक्चर। पहले मैं बता देता हूँ कि नॉन आयोडीनेटेड हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन कौन बनाता है। ये जो पैराफोलिकुलर सेल देख रहे हो ना, ये बनाता है थायरोकैल्सिटोनिन, टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन, फुल फॉर्म क्या है, थायरोकैल्सिटोनिन, या कई बार इसको कैल्सिटोनिन भी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा सुनना, अब आप बोलोगे सर अब समझ में आ गया इसका नाम थायरोकैल्सिटोनिन है, मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में पाए जाने वाले कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने में काम आ रहा होगा, बिल्कुल सही सोच रहा हो। तो इसका तो क्या काम है, रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल, क्या बोला, रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम +2 लेवल। ये पता है क्या करता है, थायरोकैल्सिटोनिन ब्लड में ग्लूकोज के सॉरी ब्लड में कैल्शियम के लेवल को घटाता है। क्या करता है, डिक्रीजेज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ऐसे रेगुलेट करता है इन ब्लड। अब लोग सर अगर ये घटाता है तब तो घटाते रह जाएगा, नहीं बढ़ाने वाला भी। इसका उल्टा कौन है पता है, कल पढ़ेंगे ना पैराथायराइड ग्लैंड, तो उसमें तुमको बताएंगे कि पैराथायराइड ग्लैंड हार्मोन रिलीज करता है, पैराथायराइड हार्मोन, पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन का आपस में 36 का आंकड़ा है। क्या बोला मैंने, आपस में 36 का आंकड़ा है। और जहां पे हार्मोन आपस में अपोजिट वर्क करते हैं उसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन। क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्टिक हार्मोन। अगर सेम वर्क करें तो बोलते हैं सिनर्जिस्टिक हार्मोन, और अगर अपोजिट वर्क करें तो बोलते हैं एंटागोनिस्टिक। एंटा मतलब नाम से पता चल रहा है, एंटी, एंटागोनिस्टिक हार्मोन, ठीक है। तो सुनना, इसका क्या काम है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाना। अगर बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा तो थायराइड ग्लैंड से पैराफोलिकल से रिलीज कर देगा क्या, थायरोकैल्सिटोनिन, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटा देगा। तो अब बोलोगे सर एक बात बताइए, आप कहते हैं कि हर ग्लैंड को रेगुलेट करता है पिट्यूटरी, तो सर पिट्यूटरी रिलीज करता था, याद करो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, याद आ रहा है? तो सर आपने कहा था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायरोक्सिन के सिक्रेशन को रेगुलेट करता है, ना कि टीसीटी के, याद आ रहा है कुछ? अरे कुछ याद आ रहा है? मैंने कहा था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायरोक्सिन के सिक्रेशन को रेगुलेट करता है, ना कि टीसीटी के। और मैंने ये भी कहा था कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीसीटी के सिक्रेशन को रेगुलेट नहीं करता, टीसीटी का सिक्रेशन डिपेंड करता है ब्लड कैल्शियम लेवल पर। अगर ब्लड का कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा हो रहा है तब रिलीज होगा टीसीटी और उसको घटा देगा, ये काम है टीसीटी का। तो ये बात याद रहे, पैराफोलिकल सेल को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो एंटर पिट्यूटरी से आता है वो रेगुलेट नहीं करता है। तो इसको कौन रेगुलेट करता है, इसको रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल। अब सुनना, अब लोग सर ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को घटाता कैसे है, तो मैं बताऊं, ये जो थायरोकैल्सिटोनिन है ना, ये ब्लड से कैल्शियम को उठा उठा के, क्या बोला मैं, ब्लड से कैल्शियम को उठा उठा के कहाँ डालता, हड्डी, बोन में। तो मुझे बताओ ये हड्डी को मजबूत बनाने वाला है, हड्डी को कमजोर बनाने वाला है, बोलो अभिषेक? अगर ब्लड से उठा उठा के कैल्शियम बोन में डालेंगे तो हड्डी मजबूत हो जाएगा कि कमजोर हो जाएगा, हड्डी मजबूत हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग सर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग मजबूत होगा सर। तो यस बताओ सर। थायरोकैल्सिटोनिन हड्डी को मजबूत बनाने वाला हार्मोन है, तो पैराथायराइड जो उसका उल्टा है वो हड्डी को कमजोर बनाने वाला होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये बात मैं आपको कल भी बताऊंगा, जब पैराथायराइड बनाऊंगा ना तब भी याद दिलाऊंगा कि देखो पैराथायराइड हड्डी को कमजोर बनाता है और थायरोकैल्सिटोनिन हड्डी को मजबूत बनाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाख रुपए करोड़ रुपए की बात यह है कि पैराफोलिकुलर सेल के द्वारा स्क्रिप्ट होने वाले थायरोकैल्सिटोनिन का सिक्रीशन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रेगुलेट नहीं करता है, वो खुद रेगुलेट होता है बाय द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड कैल्शियम लेवल जैसे ही गिरने लगेगा, सॉरी बहुत अधिक होने लगेगा, तो घटाने के लिए कौन आ जाएगा, थायरोकैल्सिटोनिन। इसके बारे में और चर्चा हम कल कर देंगे पीटीएस के साथ, ठीक है। तो आई थिंक कि इसके बारे में आपको समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, फॉलिकुलर सेल के बारे में। फॉलिकुलर सेल क्या करती है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। चलिए, मैंने आपको बोला कि थायरोक्सिन हार्मोन कैसा हार्मोन है, आयोडीनेटेड हार्मोन है। किसी को याद है
मैंने आपको बोला था कि थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो प्रोटीनेशियस हार्मोन है। कौन से अमीनो एसिड थायरोक्सिन हार्मोन बनाते हैं अतिक? जल्दी, कौन से अमीनो एसिड थायरोक्सिन हार्मोन बनाते हैं? कौन सा? ट्रिप्टोफान सर। ट्रिप्टोफैन। गलत। रिभा? सर टायरोसिन। बस टायरोसिन। अरे कहा था ट्रिप्टोफैन तो वो है मेलाटोनिन। मिलट। भूल गया लड़का, नशा करके आया लगता है। अरे भाई ये याद आ टायरोसिन गया। है ना? हाँ टायरोसिन। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ठीक है टायरोसिन तो एक अमीनो एसिड है। अब सुनो मैं तुम्हें बता रहा हूँ पूरी कहानी। होता क्या पता है? ये जो टायरोसिन है ना, ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ? आयोडीन के साथ। ठीक है, तो आयोडीन के साथ जब रिएक्ट करता है टायरोसिन तो बनता है T1। T1 क्या है? मोनो आयोडो थायरोक्सिन, मतलब मोनो आयोडो टायरोसिन ऐसे बोल दो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ये T1 के साथ अगेन एक T1 रिएक्ट कर जाता है। होता क्या है कि एक T1 अपना आयोडीन दे देता है दूसरे T1 को। तो ये T1 कैसे बना था? टायरोसिन और आयोडीन से। तो एक T1 ने अपना आयोडीन दे दिया है दूसरे T1 को, तो एक T1 तो क्या बन जाएगा? T2, यस और नो? और एक T1 क्या हो जाएगा? नंगा हो जाएगा। वो क्या बन जाएगा? टायरोसिन बन जाएगा और नंगा हो जाएगा ना। ठीक है, तो आयोडीन उसको दे दिया तो वो नंगा हो गया ना फिर से, तो टायरोसिन बन जाएगा। तो चलो T2 बन गया। अब क्या होगा? T2 के साथ रिएक्ट कर जाएगा अगेन एक T1, और ये T1 क्या करेगा? अपना आयोडीन दे देगा इस T2 को, तो T2 क्या बन जाएगा? T3। और T1 क्या हो जाएगा? नंगा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? फिर से टायरोसिन बन जाएगा। अब क्या होता है? दो T2 आपस में रिएक्ट करते हैं और बन जाता है T4। ये एक T2 क्या करेगा? अपना दोनों आयोडीन दे देगा दूसरे T2 को, तो ये एक T2 जो था वो क्या हो जाएगा? नंगा हो जाएगा, और दूसरा T2 क्या बन जाएगा? T4 बन जाएगा। अब सुनना, ये T1 T2 T3 ये क्या है? ये 1 2 3 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हेलो, ये एग्जाम में आ चुका है। ये 1 2 3 4 नंबर ऑफ आयोडीन रिप्रेजेंट कर रहा है, और सबका नाम मैंने नोट्स में लिख दिया है, हालांकि नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, T3 और T4 का एक तरीके से नाम है, और T1 और T2 का एक तरीके से नाम। ठीक है, या तो T1 और T2 में आयोडीन के नंबर को रिप्रेजेंट करते हुए लिखते हैं, और T3 और T4 में आयोडीन के नंबर को रिप्रेजेंट करते हुए नहीं लिखते, लेकिन जनरल रिप्रेजेंटेशन में बस 1 2 3 4 चल रहा है। ठीक है, छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कि इन चारों में आप थायरोक्सिन किसको बोलोगे? क्या चारों को बोल दूं? चारों को बोल दूं? नहीं, ये कौन है? T4 केवल थायरोक्सिन। अरे फाइनली जो बनेगा वही ना बोलोगे जी। रिएक्शन आगे प्रोसीड होता जा रहा है। अब समझना, ये जो मैंने आपको सारा तामझाम समझाया ना, यही तामझाम पता है कहाँ चलता है? हिया चलता है। कहाँ चलता है? हिया। कहाँ चलता है? हिया। यहाँ क्या होता है? ये तो थायराइड फॉलिकल सेल देख रहे हो ना, या आयोडीन लेता है और क्या लेता है? अमीनो एसिड टायरोसिन। हेलो, क्या बनता है यहाँ पे? T1। अब मैं वो रिएक्शन यहाँ पे लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट बोल रहा हूँ, क्या बना पहले? T1, फिर T1 के बाद क्या बन गया? T2। रिएक्शन मैंने उधर लिख दिया, इंपॉर्टेंट नहीं है। T3 और T4। मुझे बताओ, ये सब बनते हैं इसके अंदर में, सेल के अंदर में, और फिर ये सेल बना बना के इस कैविटी में डाल देता है। इस कैविटी में क्या है? T1 T2 T3 T4 का मिक्सचर है, और इन सारे मिक्सचर को एक साथ एकदम कोलाइड बन गया, सॉल्यूशन बन गया। इन सभी को एक साथ बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन। थायरो थायरोग्लोबुलिन। अरे प्रोटीन का मिक्सचर बन गया थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, इस थायरोग्लोबुलिन में क्या है? केवल T3 T4 या T4 नहीं, इसमें सब है। T1 T2 T3 और T4 का मिक्सचर है। ठीक है, इसमें थायरोक्सिन कौन कहलाएगा? केवल और केवल T4। होल्ड करो, रुक जाओ अभी। तो मुझे बताओ, ये सारे के सारे बनते कहाँ हैं? सेल के अंदर, और रिलीज कहाँ हो जाते हैं? उस कैविटी में जहां वो सेल था, जो जो इस कैविटी को वो सेल लाइंड किया हुआ, उस कैविटी में बन गया। अब सुनना ध्यान से, तुम बोलोगे सर देखो बात बताइए, आप बात को भला रहे हैं। T1 बनने के लिए क्या चाहिए? सर T1 बनने के लिए चाहिए आयोडीन और टायरोसिन। ये कहाँ से आया पहले ही बताइए, बात को भला रहे हैं आप। ये टायरोसिन और आयोडीन कहाँ से आया उस थायराइड फॉलिकुलर सेल को? चलो बता देता हूँ, आ जाओ बता देता हूँ। देखो होता क्या पता है? किस कलर को ले लूँ? ये वाला ले लूँ? ये वाला। आपने फूड खाया, खाया नहीं खाया? दिन में क्या खाया? पिज्जा बर्गर जो भी खाया, मांस मच्छी मुर्गा जो भी खाया, उस फूड में बहुत कुछ था, उसमें आपने नमक तो जरूर खाया होगा।
उसमें आयोडीन होगा। तो मुझे बताओ फूड में आयोडीन है कि नहीं है? फूड का डाइजेशन हो जाएगा, पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा। कहाँ? पूरे एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग चीजों का ब्रेकडाउन होता है, डैश में अपने। फाइनली आयोडीन सेपरेट हो गया, फूड में से मटेरियल में से आयोडीन सेपरेट हो गया। अब वो आयोडीन इंटेस्टाइन वाले सेगमेंट में आ गया एब्जॉर्प्शन के लिए। कहाँ आ गया? इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन में जो ब्लड कैपिलरी है, इंटेस्टाइन में जो ब्लड कैपिलरी है, वहां पे आयोडीन का एब्जॉर्प्शन हो गया, ब्लड में आ गया कौन? इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड में आ गया कौन? आयोडीन। और वो आयोडीन ब्लड के माध्यम से हर जगह पहुंचा। तो वो आयोडीन क्या थायराइड ग्लैंड के पास भी आया होगा? बिल्कुल आया होगा। तो क्या उसी ब्लड कैपिलरी के माध्यम से थायराइड फॉलिकल सेल्स ने आयोडीन का अपटेक किया होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल किया होगा। बोलो आयोडीन मिल गया कि नहीं मिल गया? बोलो। और क्या ब्लड के माध्यम से अमीनो एसिड भी आता है? क्योंकि अमीनो एसिड प्रोटीन के टूटने से मिलेगा। प्रोटीन आप तो खाए हो फूड में, है ना? टायरोसिन खाए हो, और टायरोसिन खाने के साथ नहीं भी खाए हो तो एसेंशियल अमीनो एसिड से कन्वर्ट करा लोगे टायरोसिन में। ठीक है, तो आप खाए हो टायरोसिन या नहीं खाए हो, वो कन्वर्ट करा के बना लेना। फाइनली क्या हुआ? इसी ब्लड में टायरोसिन भी अमीनो एसिड भी है। फाइनली बताओ मुझे, इस थायराइड फॉलिकुलर सेल्स को आयोडीन और टायरोसिन, आयोडीन और टायरोसिन कैसे मिला? बोलो जल्दी से। ब्लड कैपिलरी से मिल गया कि नहीं मिला? ब्लड फ्लो ने दे दिया कि नहीं दे दिया? अब तो क्या, थायराइड फॉलिकुलर से लगी रिएक्शन कराने के लिए आयोडीन टायरोसिन को जोड़कर T1 बनाया, T1 आपस में रिएक्ट किया, T2 बना। कुछ मॉलिक्यूल T1 डायरेक्ट रिलीज हो गया इस कैविटी में, और कुछ मॉलिक्यूल T1 रिएक्ट करके T2 बना दिया, T2 रिलीज हो गया। और कुछ T2 मॉलिक्यूल T1 के साथ रिएक्ट करके T3 बना दिया। कुछ T3 कैविटी में रिलीज हो गया, और कुछ T3 सॉरी सारे के सारे T3 रिलीज हो गए, और T2 और T4 में से T4 कन्वर्ट हो गया। तो फाइनली यहाँ पे चक्कर ये है, फाइनली बना क्या? T4। आप देख पा रहे हो पूरी सीन में फाइनली T4 बन रहा है। सही बात है, बनता ज्यादा T4 है, T3 T4 में ज्यादा बनता T4 है। ठीक है, अब बात करते हैं। आप जानते हो कि थायरोक्सिन हार्मोन है केवल T4 है, लेकिन आपको ये भी पता है कि थायरोक्सिन हार्मोन के सिक्रीशन के लिए जब तक TSH नहीं आएगा, वो भी कैसे आएगा? ब्लड के ही माध्यम से आएगा। अरे हार्मोन है ना भाई, हार्मोन ब्लड के माध्यम से चलता है, बताया ना। तो ये हार्मोन कौन रिलीज करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को कौन बोलेगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और वो ब्लड के माध्यम से आ जाएगा कहाँ? थायराइड फॉलिकल सेल्स पे। और अंदर कैविटी में जो T3 T1 T2 T4 है, उसमें से केवल और केवल T3 और T4 को बाहर रिलीज करा दिया जाएगा। क्या बोला मैंने? T3 और T4 को बाहर रिलीज करा दिया जाएगा। और लो T3 बाहर आ गए और T4 भी बाहर आ गए। T3 T4 बाहर आ गया भाई, लो बाहर आ गया। कहाँ? ब्लड में ही आ गया। कुल मिला के मेरा बात करने का ये, तो ब्लड में आ गया भाई, लो इधर 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 लो, ब्लड में आ गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग कॉमन सेंस लगा के बताना, T3 और T4 में कौन ज्यादा एक्टिव है? सभी लोग चेट कीजिए फटाफट। T3 और T4 में कौन ज्यादा एक्टिव है? फटाफट, T3 या T4, जल्दी से। T3 और T4 में कौन ज्यादा एक्टिव है? सभी लोग कह रहे हैं T4। ये सब नशेड़ी भंगेड़ी है सब क्या भाई? नशा कर दो भाई, हैं? नशा कर दो क्या सबके सब? अब देखो यतिक बोल रहा है T3। अरे भाई एक बात बता मुझे, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वो एक्टिव कैसे हो सकता है ज्यादा? इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है और इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, तो एक्टिव तो ज्यादा ये होगा ना भाई। मोर एक्टिव ये है, ये टारगेट टिश्यू तक ब्लड में से जल्दी पहुंचेगा। हल्का है ना मॉलिक्यूलर वेट, एक आयोडीन कम है इसमें, आयोडीन के मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना। और इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, T4 है ना। तो एक्टिव तो ज्यादा कौन है? लो एक्टिव का ऑर्डर मैंने लिख दिया, एक्टिव तो ज्यादा ये है भाई लो। लेकिन अगर पता है मुझे, बताओ रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट कौन है? T3 या T4? T4। तो ज्यादा बना तो कौन होगा? T4। मुझे पता है जब ये रिलीज होता है ना, तो 20% तो ये रहता है और 80% ये होता है। ये मैंने क्या बताया? अमाउंट। अब चक्कर पड़ गया भाई, ज्यादा रिलीज तो हो रहा है T4 और कम रिलीज हो रहा है T3, मगर वर्क तो ज्यादा कौन कर सकता है भाई? वर्क तो ज्यादा करेगा T3। तो क्या करें? क्या ब्लड में आने के बाद इस T3 को T4 में कन्वर्ट कर दिया जाए? बिल्कुल कर दिया जाए। इसके लिए हार्मोन होता है, मतलब इसके लिए एंजाइम होता है,
एंजाइम होता है जो एक आयोडीन हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो फाइनली T3 को T4 में फटाफट कन्वर्ट किया जाएगा। कहाँ? जब ब्लड के माध्यम से टारगेट टिश्यू पे थायरोक्सिन पहुंच जाएगा। टारगेट टिश्यू कौन कौन है अभी मैं बता दूंगा, ये ग्रोथ में काम आता है। तो टारगेट टिश्यू पे जब पहुंच जाएगा थायरोक्सिन, थायरोक्सिन का मतलब क्या? T4, T4, T3 भी पहुंच जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। T4, तो सारे के सारे T4 को कन्वर्ट करा दिया जाएगा T3। अब बताओ, ये 80% कन्वर्ट हो गया T3 में, 20% कुछ था T3। तो फाइनली T3 वर्क करेगा, T3 काम करेगा, क्योंकि ये जहां टारगेट सेल है ना, टारगेट सेल के अंदर इजिली अपने रिसेप्टर से बाइंड कर पाएगा T3, क्योंकि उसकी मॉलिक्यूलर वेट कम है, वो एक्टिवनेस ज्यादा दिखाता है। तो टारगेट टिश्यू में पहुंचने के बाद T4 कन्वर्ट हो जाएगा T3 में, ठीक है। और T3 जो पहुंचा वो तो जल्दी से एक्ट कर भी देगा। अब बात यहाँ ये पड़ रही है, ठीक है सर, सारी कहानी समझ में आ गई कि TSH जब आएगा तो T1 और T2 को सिक्रीट नहीं करवाएगा, केवल T3 और T4 रिलीज होगा। ज्यादा अमाउंट रिलीज होगा T4 का, कम अमाउंट रिलीज होगा T3 का। दोनों पहुंचेंगे टारगेट टिश्यू के बाद, पहुंचने के बाद T4 को कन्वर्ट करा दिया जाएगा T3 में। अब काम कौन करेगा? T3 काम क्या करेगा, इसकी चर्चा करते हैं हम अगले मीटिंग में। आई थिंक आपको थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया होगा, यस और नो। अब मैं कोशिश करता हूं, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछिए। अब मैं कोशिश करता हूं आपके सामने स्लाइड रिप्रेजेंट करके समझा देने का। सक्सेसफुल हो गया तो समझा दूंगा, बाकी वो प्रॉब्लम मेरे से दूर हो नहीं रहा, सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आया है। चलिए, डाउट है तो पूछिए। हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए। T5 नहीं बनता है, T4 तक बनता है। हाँ, T4 तक ही बनता है, उसके बाद टायरोसिन में वैलेंसी नहीं बचता कि T5 बन जाए, वैलेंसी का चक्कर है। हाँ और बोलो, और बोलो भाई। नोट्स आ रहा है, रुक जाओ, बाकी अभी बातें खत्म नहीं हुई, अगले मीटिंग में करेंगे। थायरोक्सिन तो T4 है ना सर, तो काम T3 कर रहा है। उसका मोलिकुलर वेट कम है ना। हम लोग आमतौर पे थायरोक्सिन किसको बोलते हैं? तो T4 को, ठीक है। लेकिन जो वर्क होता है टारगेट टिश्यू हाँ। पर वो होता है T3 का। लेकिन आम भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं कि थायरोक्सिन काम कर रहा है, बेसिकली काम T3 कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग आम भाषा में क्या बोल देते हैं कि थायरोक्सिन काम कर रहा है। एक्चुअल में थायरोक्सिन पहले कन्वर्ट हो गया T3 में और वो T3 काम कर रहा है, समझ गए। और बोलो, यस सर। और बोलो, बोलो भाई। और किसी को कोई डाउट हो तो आ गया नोट्स। चलो भाई, देखो सक्सेसफुल हो जाए। आ गया नोट्स, नोट्स आ गया ना, आ गया। आज कुछ कलाकारी की है, चलो देख लो। हाँ, ये सब बात मैंने बता दिया भाई, आप सब ये सब चीज पढ़ लेना, आप लोग समझदार हो। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, फलाना ढिकाना, सब देख लो, ये पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। थायराइड फॉलिकल स्टोमल टिश्यू का बना होता है, नॉन ग्लैंडुलर होता है, कनेक्टिव टिश्यू, ये सब बता दिया मैंने। चलो आगे बढ़ो। ये देखो, ये सब चीज सब कुछ मैंने बता दिया है, ठीक है। देखो सब कुछ बता दिया मैंने। TSH आएगा तब रिलीज होगा T3। देखो T3 T4 का मैंने नाम भी लिख दिया, ट्रा आयोडोथायरोनिन। मैंने कहा ना T3 T4 में आयोडीन के नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें क्या बोलते हैं, देखो यहाँ लिखा है मोनो आयोडोटायरोसिन, यहाँ लिखा है डाई आयोडोटायरोसिन। लेकिन T3 T4 में नाम बदल गया, ट्रा आयोडोथायरोनिन, और यहाँ लिखा है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ठीक है। यहाँ पे अमीनो एसिड का नाम लिए टायरोसिन टायरोसिन, लेकिन नीचे आ गया थायरोनिन, ठीक है। ये रिएक्शन आपसे कोई पूछेगा नहीं। चलो हाँ, अब मैं इन सारी बातों को लपेटता हूँ। सब कुछ मैंने बता दिया। देखो ये पैराफोलिकुलर सेल, उसी का नाम सी सेल है। सी का मतलब क्या है यहाँ पे? सी फॉर कैल्शियम, ठीक है। सब बात मैंने बता दिया। चलो अब मैं आपसे बात करता हूँ, याद करो मैंने आपको बात बोला था, याद आ रहा है? हमारे बॉडी में इकलौता एक हार्मोन है थायरोक्सिन, जो हमारे बॉडी में स्टोर होता है 3 महीने के लिए, याद है। बाकी हमारे बॉडी में कोई स्टोर नहीं होता। फैक्ट बताऊं, एक बात बताऊं, एक बात बताओ, हमारे बॉडी में कौन ऐसा हार्मोन है जिसका सिंथेसिस और सिक्रीशन मिनरल अपटेक पर डिपेंड करता है? आंसर थायरोक्सिन। अगर मिनरल मतलब आयोडीन, कोई भी मिनरल, कोई ऐसा हार्मोन नहीं है जो मिनरल अपटेक पर डिपेंड करता है, उसका सिंथेसिस नहीं है। केवल केवल कौन है? थायरोक्सिन ऐसा हार्मोन है
जिसका सिंथेसिस और सिक्रेशन मिनरल अपटेक, मिनरल कौन सा, आयोडीन पर अपटेक करता है, मतलब डिपेंड करता है। अब मान लो कि कल को आप आयोडीन लेना बंद कर दिए तो क्या थायरोक्सिन आना बंद हो जाएगा? नहीं। अगर आप आज से आयोडीन खाना बंद कर दो बिल्कुल जीरो, तो अगले 3 महीने तक आपकी थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल कैविटी में इतना T4 स्टोर्ड है कि आपका 3 महीना तक थायरोक्सिन काम करता रहेगा, मतलब T4 T3 में कन्वर्ट होता रहेगा और कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखेगा। 3 महीने के बाद दिखेगा नेगेटिव इफेक्ट। क्या नेगेटिव इफेक्ट दिखेगा 3 महीने के बाद, इसकी चर्चा करते हैं हम अगले मीटिंग में। आप क्या कीजिए, यहाँ तक जल्दी से पढ़ लीजिए और तब हम मिलते हैं अगले मीटिंग। आइए मिलते हैं अगले मीटिंग में।